हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस फातिमा फ्रॉम साइनो कॉमर्स कोचिंग आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद किसी भी चीज़ को प्रमोट करना या बिज़नेस को प्रमोट करना नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स दूर दरार के एरियो में हैं और जो लोग किसी भी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए, और इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव आंसर प्रोवाइड करना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं या ये स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहते हैं कि हम एक आंसर को परफेक्टली कैसे लिख सकते हैं। ये असाइनमेंट है, जाहिर सी बात है कि सब स्टूडेंट्स जो है एक जैसे ही आंसर लिखेंगे, सब एक ही बुक एक ही गाइड से लिखेंगे, लेकिन आप अपने आंसर में चेंज किस तरीके से ला सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का पैटर्न जो उसको बदलने की ज़रूरत है, उससे हम अपने आंसर को दूसरों के आंसर से बेटर बना सकते हैं और हम अपने मार्क्स जो कट जाते हैं, जो डिडक्ट हो जाते हैं, उसको कैसे कम से कम कर सके। चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं, विषय है हमारा, सब्जेक्ट जो है वो हमारा BST। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें हमको 3 डिफरेंस लिखना है। 3 डिफरेंस मतलब पॉइंट्स में, पैराग्राफ में कभी भी डिफरेंस नहीं लिखा जाता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में हम लोग को डिफरेंस लिखना है। देखिए यहाँ पे बोला तो 3 पॉइंट है, लेकिन हमने आपको 7 पॉइंट्स बताए, 7 पॉइंट्स, ताकि आपको ऑप्शन मिल जाए। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस लिखा है, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने यहाँ पे बता दें कि रिक्रूटमेंट के बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। फिर सिलेक्शन का, देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे बता दें कि सिलेक्शन जो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट में बताया हमने कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम करेक्ट एम्प्लॉय जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ उसको सर्च करते हैं। सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर गिवन फॉर द प्रेजेंट। जो सिलेक्शन और आपका अपॉइंटमेंट है वो प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव। रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, और सिलेक्शन इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। जो आपका सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। अगर आपको चाहे या आपको इन तीनों में कुछ भी दिक्कत है तो आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है स्टाफिंग, उसके इम्पोर्टेंस लिखना बोला है। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है इम्पोर्टेंस में। आप 3 बोला है, आपको देख कर लिखना है। ये असाइनमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना भी लिखा हुआ है बुक में सारा लिख दो, नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके मार्क्स यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इसमें वर्ड लिमिट लिखा हुआ है 50 to 75, उसी के अंदर लिखना। अगर इससे आप ज़्यादा भी लिख देते हैं तभी भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे यानी कटेंगे। अगर इससे कम भी लिख देते हैं तो इससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखिए। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। देखिए, स्टाफिंग इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहले हमने इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दिया कि स्टाफिंग इन रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। फिर जो हम हेडिंग लिखते हैं, जो हम पहले जो लाइन लिखते हैं उसको ब्लैक पेन से लिखें, ताकि हमको एक क्लियर टीचर जो इसको आइडिया हो जाए कि आपने उसके अंदर जो डिस्क्राइब किया है वो लिखा क्या है। उसको हमेशा ब्लैक पेन से लिखिए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि वो हाईलाइट हो, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स अचीव टारगेट्स। जैसे हमने बता दिया कि जो आपका स्टाफिंग है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो कंपनी है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है, और उसको हमने ब्लू पेन से डिस्क्राइब कर दिया। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। स्टाफिंग से हमारा जो कॉस्ट है कंपनी का वो रिड्यूस हो जाता है। हमने ये पॉइंट ब्लैक पॉइंट से लिख के बता दिया। फिर उसके अंदर उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया। ठीक, आपको भी अपने असाइनमेंट में ऐसे ही लिखना है।
थर्ड पॉइंट है आपका हेल्प्स डेवलप जॉब सेटिस्फेक्शन। स्टाफिंग का एक और इम्पॉर्टेंस है कि वो जो आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है प्रमोट्स इंडिविजुअल ग्रोथ। अब इंडिविजुअल ग्रोथ मतलब वहाँ पे एक कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब जो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन है, उसका ग्रोथ भी आप स्टाफिंग के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है एक टाइप का रिस्पेक्ट, एक टाइप का एक कंपनी का रेपुटेशन होता है। हम भी अगर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो ब्रांड वाइज सामान खरीदते हैं कि ये कंपनी का अच्छा, मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, हम इसका खरीदेंगे। वैसे हम स्टाफिंग के थ्रू भी अपने कॉर्पोरेट जो कंपनी है उसका रेपुटेशन मार्केट में बिल्डअप कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आपका रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बार बार जॉब छोड़ते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है। ये सारी चीज़ों को भी हम स्टाफिंग के प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा है सेवेंथ पॉइंट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। जो एक लेबर होता है, जो एक एम्प्लॉय होती है, उसकी जो लेबर होती है, जो उसकी मेहनत करने की क्षमता भी हम बढ़ा सकते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन हमको आंसर में सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स लिखना है। इसमें से जो आपको बेस्ट 6 लगेंगे, एक जो आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको ना लिखिए। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे हमको बताना है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है आपका मार्क्स है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें वर्ड लिमिट आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, 75 to 100 वर्ड्स। मतलब जितने जो 2 आंसर्स लिखे उससे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। देखिए, ये आंसर का प्रेजेंटेशन है। जब हम स्टेप्स लिखते हैं ना, तो उसको जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड है आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ऐसे हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बॉक्स बना के इसे प्रेजेंट किया है। अगर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एक आंसर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर, और जो टीचर रहेगा वो थोड़े अच्छे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे सकता है। इसलिए आप ऐसे ज़रूर बनाइएगा। फिर जो हमने स्टेप्स ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसी को डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे फर्स्ट है आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब कहीं पे वैकेंसी निकलती है किसी कंपनी में जॉब के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एप्लीकेंट्स होते हैं जो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिसका इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है, क्वालिफिकेशन इतना होता नहीं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, उन लोगों को छांट दिया जाता है। ये होता है आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकेंड है आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। जब अब थोड़े से लोग छट गए, अभी भी भीड़ है हमारी कंपनी में जॉब के लिए, लेकिन उसमें से भी बहुत से लोग होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन उतना नहीं होता है, तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में उनको छांट दिया जाता है। फिर तीसरा एप्लीकेशन ब्लैंक। जब प्रीलिमिनरी जो पर्सन जो एम्प्लॉय है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को पास कर लेता है, उनको एप्लीकेशन ब्लैंक फिल करवाया जाता है। फिर फोर्थ है आपका जो एप्लीकेशन ब्लैंक फिल हो जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू एक टाइप का क्या होता है, जैसे हम वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं या आपस में बैठ के बात करते हैं कि भाई आप बताओ आप में क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फेस टू फेस एक कन्वर्सेशन होता है जिसको बोला जाता है इंटरव्यू। जो बंदा इंटरव्यू को पास कर लेता है उसका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है कि पर्सन का मेंटली फिजिकली वो एबल है कि नहीं काम करने के लिए, ये देखा जाता है। छोटा सा टेस्ट होता है मेडिकल। फिर उसके बाद होता है जब जो बंदा मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, जो एप्लीकेंट मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसका होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये एक टाइप का रिटन टेस्ट होता है जिससे उसकी जो क्षमता है, जो सुटेबिलिटी है, वो जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये पता लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद होता है रेफरेंस चेक। अब रेफरेंस चेक क्या होता है, जैसे जो एप्लीकेंट्स ने फॉर्म में भरा है कि वो पहले इस जगह काम करता था, इस
पोजीशन में काम करता था, तो उसका चेक किया जाता है कि वो एक्चुअल में वहाँ पे काम करता था कि नहीं करता था। अगर करता था तो उसका क्या बिहेवियर था, ये चेक किया जाता है। फिर उसके बाद हो गया 8 पॉइंट ऑन द जॉब टेस्ट एंड सिलेक्शन। अब जो पर्सन है, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एज अ ट्रेनी आपको रखा जाता है कहीं पे कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, थोड़ी सी सैलरी मिल रही है, उसको बोला जाता है ऑन द जॉब टेस्ट और सिलेक्शन। फिर 9th, जब आप वो जॉब आप करोगे, आपको जम जाएगा, आप करने लग जाओगे, आप सीख जाओगे और आप अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई कर दोगे, तो आपको फिर मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। ये एकदम रहता है कि आप हमारे यहाँ के परमानेंट स्टाफ हो गए हो। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उसका प्लेसमेंट होता है, जो 10th पॉइंट में हमने लिखा है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट हो गया, आपको पोजीशन मिल गई कि आप यहाँ पे काम करने वाले हो, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, तो फिर आपको जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, जब आपको लेटर मिल गया उसके बाद जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको पूरी कंपनी की हिस्ट्री डिटेल सब चीज़ बताई जाएगी। पुराने एम्प्लॉय से आपको मिलाया जाएगा, आपको न्यू एम्प्लॉय से मिलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हो गया आपका द सिलेक्शन डिसीजन। फिर ये सिलेक्शन का फाइनल डिसीजन होता है। ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लॉन्ग इसीलिए क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा था और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसके कुछ पॉइंट्स को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा आगे पीछे मत करना। अगर स्किप करोगे तो पीछे का करना, बीच बीच का ऐसे हटाना नहीं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आप यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि फर्स्ट के 4 स्टेप्स लिखने, इसलिए आगे पीछे ऊपर नीचे करके बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जो फर्स्ट 4 स्टेप्स है बस उसी को लिखना है। किसका लिखना है? स्टाफिंग का लिखना है। ये भी सेम 4 मार्क्स का है, 75 to 100 इसका वर्ड लिमिट है। ये हो गया आपका स्टाफिंग का प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था, अगर इसका आंसर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है क्योंकि इसमें हम लोग को बस 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आंसर को बढ़ाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टाफिंग प्रोसेस का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, मीनिंग लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ब्लैक पेन से पहले लिखा है स्टाफिंग प्रोसेस, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर दिया ताकि वो हाईलाइट हो सके। फिर उसके नीचे उसकी मीनिंग बता दिए। स्टाफिंग प्रोसेस इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज विद द राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हमने बता दिया कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिससे जो कंपनी है उसमें राइट टाइम पर राइट पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है। ये होता है आपका स्टाफिंग। उसके बाद हमको स्टेप्स लिखना है, तो स्टेप्स को पहले हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया भाई, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका मैन पावर प्लानिंग, सेकेंड है जॉब एनालिसिस, थर्ड है आपका रिक्रूटमेंट, फोर्थ है सिलेक्शन, फिफ्थ है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिक्स्थ है आपका ट्रेनिंग, सेवन्थ है आपका डेवलपमेंट, 8 है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, 9 है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, 10th है आपका कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन। ये हमने बता दिया कि ये होता है, लेकिन हमको ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में फर्स्ट के 4 स्टेप्स को बस एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, लेकिन अगर आप इतना भी लिखेंगे एक्स्ट्रा तो आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे, आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका मैन पावर प्लानिंग, उसको एक्सप्लेन किया गया है। मैन पावर प्लानिंग होता क्या है कि ये कंपनी में इस समय में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों को काम पे रखना चाहिए, इसको बोला जाता है मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका जॉब एनालिसिस, किस टाइप की जॉब है, कितना जॉब का डिस्क्रिप्शन है, जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक पर्सन में चाहिए, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ है, कैसे उसको अपना काम करना चाहिए, ये सारा आ जाता है आपका जॉब एनालिसिस में। फिर थर्ड पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। अब देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर वो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है कि भाई एम्प्लॉयर पहले देखेगा कि वो जो एम्प्लॉय एप्लीकेंट जो है उसमें सारी क्वालिटीज़ है कि नहीं है, इसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट। फिर फोर्थ है आपका सिलेक्शन, जब एप्लीकेंट्स जिसने फॉर्म भरा था उसमें सारी क्वालिफिकेशन वेरीफाई हो जाती है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये फोर्थ हो गया आपका सिलेक्शन। ये हमारा फोर्थ का क्वेश्चन तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन
एनी 6 पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे भी स्पेसिफिकली बोल दिया है कि 6 पॉइंट ही लिखना है हमको, तो ना 6 पॉइंट से एक ज़्यादा लिखना है, नहीं एक कम लिखना है। अब लिखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए यहाँ पे ये 6 नंबर का है और यहाँ पे इसका वर्ड लिमिट है, यानी शब्द सीमा है आपका 150 से लेकर 200 तक, तो इसी के अंडर ही लिखना है, इससे ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। देखिए यहाँ पे 6 मार्क्स का, इसलिए हमने यहाँ पे मीनिंग लिख दी है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज और द वे in which the work of a group of people is arranged and assigned to group members so as to achieve the desired objective। अब देखिए कोई भी कंपनी हो उसका एक ना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि पेपर में एकदम टॉप करके पास हो जाना हमको, ठीक है। वैसे ही कंपनी का भी कुछ टारगेट होता है कि हमको इतने समय में इतना कंप्लीट करना है। वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से हम एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर वे में हम पूरे काम को कंप्लीट करते हैं, इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने इसको ब्लैक पेन से लिखा, हाईलाइट कर लिया नीचे अंडरलाइन करके। फिर नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने इंट्रोडक्टरी लाइन बता दिया कि नीचे जो जो पॉइंट्स लिखे वो सारे इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन। अगर हम कंपनी में एक ही काम को बार बार करते हैं तो हम उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये खासियत है, ये इम्पोर्टेंस है कि एक पर्सन को एक पर्टिकुलर काम असाइन कर दिया जाता है, वो काम वो बंदा बार बार कर करके उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। सेकेंड है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे डुप्लीकेशन का मतलब होता है अगर काम सब में बटा हुआ नहीं होगा तो एक एम्प्लॉय ने जो काम कर रखा है सेकंड एम्प्लॉय भी वो काम को दोबारा से कर सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सब काम, पर्टिकुलर काम जो है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का वर्क डुप्लीकेशन का चांस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है आपका स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। अब क्या हुआ, हमने लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि आपको भाई ये काम करना है। जब हमको जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसको एकदम क्रिएटिव वे में करते हैं, हम अपना कुछ स्टाइल डेवलप कर लेते हैं, मतलब एम्प्लॉय में क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रिवेंट्स करप्शन। अब यहाँ पे करप्शन क्या होता है, अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन हैज नो प्लेस फॉर करप्शन। If it is there, then there is some lacuna in organization. When every part of organization work in the interest of the enterprise, corruption cannot exist। अब पता है हमको करप्शन मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचारी जिसको हिंदी में बोला जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है और एम्प्लॉय को करप्शन नहीं करना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से करप्शन प्रिवेंट कर सकते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अगर जो भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें कंपनी में, अगर उससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी आई है तो हम ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की हेल्प से हम उस न्यू टेक्निक को या न्यू टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अवॉइडेड। अब देखो हर एक कंपनी के काम को करने के लिए बहुत कुछ खर्च लगता है, लेकिन बहुत सारे खर्च होते हैं जो ऐसे वेस्ट होते हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं होती उसको भी हम कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्क ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो हम ऐसे जो अनचाहे खर्चे हैं, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको अवॉइड कर सकेंगे। ये हो गया हमारा पूरा 5 क्वेश्चन। आई होप मैंने जैसे आप लोगों को बताया आप लोग उसी तरीके से लिखेंगे और अपने असाइनमेंट को जो टोटल 20 मार्क्स है उसमें से 20 आउट ऑफ 20 लाएंगे। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप लोग फ्लाइंग कलर से पास हो सके। बस मैंने अब आपकी इतनी हेल्प कर दी, आपको भी अब हमारी हेल्प करनी है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट सेक्शन फिलअप कर दीजिए। थैंक यू।